ध्यान दीजिए, पहले पिछला क्वेश्चन जो दिए थे उसका आंसर बता दें, कई लोग कह रहे हैं। बहुत अच्छा। पहला क्वेश्चन था वायु दाब पेटी की संख्या कितनी है। वायु दाब पेटी की संख्या कितनी है, ये पहला क्वेश्चन पिछले क्लास में हमने दिया था। तो आपको पिछला क्लास में हमने समझाया था कि जब 10 डिग्री ऊपर से 10 डिग्री नीचे चलेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं विस्वतीय ये निम्न दाब की पेटी है। और आपको समझाया था कि इसमें ताप के कारण गैस ऊपर होता है, इसीलिए ये निम्न दाब की पेटी है। फिर सभी लोग को याद है कि इससे थोड़ा सा ऊपर हम लोग चले थे 30-35, फिर आपको याद है 60-65, और इसमें आपको बताए थे कि ये 60-65 वाला जो स्थिति था, ये घूर्णन के कारण इसको हम लोग उपध्रुवीय इसको भी निम्न दाब की पेटी कहते हैं। ये भी उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी है। बाकी ये जो ध्रुव था इसको ध्रुवीय उच्च दाब पेटी कहते हैं। फिर हम लोग देखे थे इसको उपोष्ण उच्च दाब पेटी कहते हैं, उपोष्ण उच्च दाब पेटी कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जब आएंगे तो ये उपोष्ण उच्च दाब पेटी होगा। इसी प्रकार नीचे आएंगे तो उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी होगा, और इसी प्रकार नीचे जाएंगे ध्रुवीय उच्च दाब पेटी होगा। आप इसमें खुद देख लीजिए आपको कुल कितने पेटी मिल रहे हैं। एक पेटी मिला सबसे ऊपर ध्रुवीय उच्च दाब, दूसरा पेटी मिला उप ध्रुवीय निम्न दाब, तीसरा पेटी मिला उपोष्ण उच्च दाब, चौथा नंबर पेटी मिला फिर विस्वतीय निम्न दाब। इसी प्रकार से यह पांचवा पेटी, ये छठा पेटी, ये सातवां पेटी। आपसे पूछा जाएगा वायु दाब पेटी की कुल संख्या कितनी है, तो इसमें बिल्कुल सही जवाब 7 जिन्होंने लिखा उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैक्सिमम बच्चे 7 पेटी लिखे थे, ये सबसे अच्छी बात है। हमने आपको बताया लगभग 100 प्लस बच्चों का हमने देखा आंसर सही किए। इसी में क्वेश्चन आपको मूव करता है कि वायु दाब पेटी में निम्न वायु दाब की कितनी पेटी, फिर कभी कभी पूछता है उच्च वायु दाब की कितनी पेटी। तो आप खुद देख रहे हैं कि साथ में उच्च वायु दाब की एक पेटी ये उच्च लिखा हुआ है, दूसरा पेटी ये भी उच्च लिखा हुआ है। इसी तरह से जब हम चलेंगे यहाँ पर भी उच्च पेटी हो जाएगा, यहाँ पर भी उच्च पेटी हो जाएगा। तो उच्च पेटी 1 2 3 4, और निम्न पेटी जब आएगा तो 1 2 3 निम्न पेटी, यानी साथ में उच्च वायु दाब की 4 पेटी है और निम्न वायु दाब की 3 पेटी है। कभी कभी इसमें भी स्पेशली करके क्वेश्चन आपसे पूछता है कि उच्च वायु दाब की पेटी की संख्या, निम्न वायु दाब की पेटी की संख्या, आप आराम से आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात। अब एक क्वेश्चन और इसमें चले थे, हम उस प्रश्न की ओर चल रहे हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग चले थे, इसमें हम लोग का प्रश्न था बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया था, इसमें क्वेश्चन था उप ध्रुवीय निम्न दाब वायु पेटी की ओर, उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर उच्च अक्षांश से। आपको ध्यान रखना है, नीचे निम्न अक्षांश होता है, ऊपर उच्च अक्षांश होता है। उच्च अक्षांश से आने वाले पवन को हम लोग क्या कहते, तो इसका नाम पोलर विंड था और इसका नाम ध्रुवीय पवन था। जिन लोगों ने नाम ध्रुवीय लिखा, क्वेश्चन था उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर, दोनों तरफ से पेटी की ओर जाते हैं, लेकिन उसमें एक ब्रेक था, उच्च अक्षांश से प्रवाहित होने वाले पवन। ये उच्च अक्षांश से प्रवाहित होने वाले पवन ध्रुव से नीचे की ओर है, जिसको पोलर विंड कहते हैं, और इसलिए सही आंसर ध्रुवीय पवन होगा। तो जिन लोगों ने सात और ध्रुवीय पवन लिखा, उन सभी का आंसर सही है। और लगभग सबसे अच्छी बात है, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा था कि इतने लोग सही करेंगे। 100 प्लस की संख्या में लोगों ने सही किया। तो मैं अपनी ओर से आप सभी को साधुवाद देता हूं। अपनी ओर से जिनका जिनका सही है, हम अपनी ओर से उन लोगों के लिए एक स्पेशल थैंक्स सभी को देते हैं कि चलिए आप सभी लोग बढ़िया बनाए, और अपनी ओर से आप सभी के लिए, हमारी ओर से एकदम एक देखिए तालियां चला गया जिन लोगों का सही आंसर है वो सभी के लिए। अब हम लोग आज के क्लास में बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। आज के क्लास में आप सभी लोग पूरे ध्यान देंगे। पूनम जी यूजीसी नेट का जो कह रहा है, सभी बीपीएससी लेवल का वही चीज यूजीसी नेट में भी है। आप एक बार ग्रेजुएशन लेवल पे किसी सब्जेक्ट को तैयार करते हैं तो तमाम सभी परीक्षाओं के लिए आपका हो जाता है, स्पेशली कोई आपका इसमें समस्या नहीं होता। तो चलिए, अब आज का क्लास बहुत लोगों का सही हुआ था दोनों, और सभी को साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग क्लास में बहुत सीरियस और बहुत अच्छा से समझे थे। चलिए, अब आज का क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग आज के क्लास के लिए एकदम तैयार हैं। आज हम लोग 30 क्वेश्चन चलेंगे, और अच्छी बात है जितना पिछले क्लास में पढ़ाए हैं उन्हीं सभी से रिलेटेड प्रश्न। अब वायुमंडल में केवल 2 क्लास और लेंगे, तो वायुमंडल आज के क्लास के बाद 2 क्लास और में वायुमंडल पूरा कंप्लीट हो जाए। तब जलमंडल, फिर जलमंडल के बाद तब हम लोग स्थल मंडल की ओर चलेंगे, और तब एक फिजिकल ज्योग्राफी का मेन पार्ट आपका निकल जाएगा। उसके बाद वर्ल्ड की दुनिया है, विश्व का भूगोल, और तब भारत के भूगोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन भारत भी तभी समझ में आएगा। कई लड़के हैं कि भारत ही पढ़ना चाहते, भारत भी तभी समझोगे जब इन सभी बातों को समझो। न तुम्हें जेट धारा मालूम है, न तुम्हें कोई तरह का वायु दाब पेटी मालूम है, न मालूम है गैस कैसे ऊपर उठते हैं, तो मानसून भारत में कैसे लाओ? उस समय फिर सब इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए एक एक करके सभी स्टेप को हमारा सही करते चले जाना है। चलिए, एक बार जितने लोग जुड़ गए हैं सब लोग लाइक बटन दबा लीजिए, और अब सभी के लिए हम क्वेश्चन लाने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन लाने जा रहे हैं, और सब इसमें प्रश्न को खूब बढ़िया से बनाते चले जाएंगे। सिर्फ भूगोल के लिए पैक बिल्कुल बनेगा, जब भूगोल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तब सिर्फ भूगोल के लिए होगा। अभी हम लोग का तो स्टार्ट ही हुआ है, धीरे धीरे बहुत लंबे सफर है जो आपका चलेगा। कई हिस्सा यूट्यूब पर भी होगा, कुछ हिस्से आगे का नहीं होगा, क्योंकि कई एडमिटेड बच्चे हैं तो उन लोग के लिए विकास चलेगा। फिर जिन लोगों की इच्छा होगी स्पेशली भूगोल का भी पैक होगा, वहां से आप कर सकेंगे। चलिए, अब हम लोग पूरे ध्यान से क्वेश्चन राउंड की ओर आ जाए। एक बार लाइक बटन दबा लीजिए सब कोई, और अब हम लोग क्वेश्चन राउंड की ओर चले आए। संदीप जी देखिए हमारे जुड़े हुए हैं। चलिए, आप जल्दी ही +2 स्कूल और हाई स्कूल में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि फिर बहाली टीचर के आने जा रहे हैं। हमारे बीएड कॉलेज में आप लोग जितना ज्यादा जुड़े, हमारी तरफ से जितना सेवा है आप लोग के लिए एकदम तैयार है। चलिए, तो अब हम लोग प्रश्नों का राउंड शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नों का राउंड हम लोग क्लास क्लियर करेंगे।
बिहार स्पेशल हम लोग तब शुरू करेंगे जब हम लोग का देखेंगे बीपीएससी नोटिफिकेशन कर दिया। बीपीएससी जिनको पास होना है पीटी, सिर्फ 4 चीजों से ही बीपीएससी का पीटी पास कर जाएंगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। बीपीएससी जिनको भी पास करना है 4 चीज कमांड में होना चाहिए, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके बाद बिहार स्पेशल अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और इसके बाद करंट अफेयर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और लास्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। बस हिस्ट्री में भी कई पार्ट है, एंशिएंट है, मेडाइवल है। एंशिएंट मेडाइवल केवल एक नजर सुन लीजिए बस होगी। कई बार तो हम देखें एंशिएंट का लेवल इतना नीचे रहता है कि रेलवे बैच में जो पढ़ा देते हैं उससे ज्यादा बीपीएससी नहीं पूछता। एंशिएंट में कोई लेवल नहीं रहता, फिर भी हमारा जो है दरोगा बैच में अच्छे लेवल का एंशिएंट पढ़ाया हुआ। एंशिएंट में बीपीएससी में क्वेश्चन में कोई जान नहीं रहता। हमारे रेलवे के भी बच्चे कोई भी है उसमें थोड़ा सा लेवल नीचे रखे हैं, उन लोग भी बनाने में सक्षम। मेडाइवल भी आराम से कोई भी बच्चे बना सकते हैं। इन दोनों में बहुत बेहतर प्रश्न नहीं रहता बीपीएससी में। मेन क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगाना हो, और इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास लगभग ले देके 50 घंटे का हम क्लास करते हैं। 50 आवर का क्लास होगा पूरे, अगर आवर जोड़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री में तो बीपीएससी जिनको करना है। इतने घंटे का क्लास के बाद तब निश्चिंत हो, बाकी तुम भूगोल पढ़ो मत पढ़ो, एक बार हमारे साथ सुन लो, बना ठीक है नहीं बना कोई बात नहीं, इकोनॉमिक्स बनता है ठीक है नहीं बनता है कोई बात नहीं, तुम बाकी कोई विषय को छोड़ दो, मैथ्स बनता है ठीक है नहीं बनता है कोई बात नहीं, सिर्फ 4 चीज ठीक कर लो, बीपीएससी का पीटी का रिजल्ट तुम्हारे हाथ में हो। और इसी रणनीति में हमारी रणनीति चल रही थी। साइंस तो लगभग फिजिक्स हमने कंप्लीट किया है, केमिस्ट्री रोके हुए है, बायोलॉजी भी आधा से ज्यादा सेक्शन हो चुका है। इसके बाद बिहार स्पेशल जान के रोके हुए, करंट अफेयर रोके हुए, इसी पर रिजल्ट आए। ये दोनों लास्ट मोमेंट में होगा, अभी मॉडर्न हिस्ट्री आपका डेली निकलते चला जाए, तो इसलिए ये दोनों अंतिम समय में मेन देखेंगे। फिर परीक्षा जब आएगा नजदीक, जैसा उपलब्ध समय होगा फिर से हम लोग इसको रिवीजन राउंड करेंगे ताकि आपका रिजल्ट एकदम श्योर शॉट में चला जाए। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी समय बर्बाद किए सीधे पॉइंट पे आए और सीधा क्वेश्चन पे आए। देखना है कितने लोगों को ये सही होता है। अब आप लोग आंसर हमारे साथ दोगे और हम देखेंगे कितने लोग इसको सही किए हैं। चलिए अब इसमें बीपीएससी मेंस का क्लास हमने शुरू किया है रुपेश जी। बीपीएससी मेंस के लिए क्लास आपका स्टार्ट है, सुबह 7:30 से 8:30 स्टार्ट चल रहा है। तो ध्यान दीजिए, वो ऐप पर ही चलता है। ऐप पर डायरेक्ट हमारा विद्या एजुकेशन ग्रुप ऐप है जिसको आप डाउनलोड करेंगे और वहां से आप डायरेक्ट उससे जुड़ सकते हैं। चलिए अब इसमें एयरफोर्स का भी बैच शुरू हो गया है। एयरफोर्स का बैच प्रतिदिन 2 से 5 चल रहा है, उसमें आप क्लासेस कर सकते हैं। चलिए अब इसमें वो भी ऐप पर ही चलता है। चलिए अब इसमें हम लोग ध्यान दीजिए, अविनाश जी देखिए लिखे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत धन्यवाद अविनाश जी का। कम से कम सीखने के बाद आपके उद्गार व्यक्त भी हो रहे हैं और आप रिजल्ट तक पहुंचे, हमारी पूरी शुभकामना है सभी को। अब हम क्वेश्चन राउंड पे चल रहे हैं। आप सभी लोग एक्स्ट्रा सभी चीज में अपना ध्यान दीजिए। यूपीएससी और यूपीपीसीएस सभी चीज में आपको काम दे देंगे। कोई भी तैयारी किसी परीक्षा का नाम लेकर नहीं होता है। आप एक बार ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छे लेवल के साथ पूरे पढ़िए। ये सभी क्वेश्चन जो भी है किसी भी पीसीएस एग्जाम में, चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, सभी में काम आएंगे। आप नेट यूजीसी भी दे रहे हैं, अगर भूगोल के साथ है तो फिर सभी क्वेश्चन आपको काम देंगे। चूंकि एक क्वेश्चन क्लास का स्तर ग्रेजुएशन लेवल के लिए एक क्लासेस चल रहा है, इसलिए इस लेवल पर किन्हीं का कोई परीक्षा है, आपको जो टॉपिक किया जाएगा उसमें मैक्सिमम वहां से बन जाएगा। तो चलिए अभी हमने क्वेश्चन दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। औसतन समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब आधा हो जाता है? समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर हवा का दाब आधा हो जाता है? एक क्वेश्चन है। और देखिए कई लोग आंसर देना प्रारंभ कर दिए। आंसर एकदम जबरदस्त, सब लोग भाग लेंगे और सब लोग देंगे, सब लोग भाग लेंगे और सब लोग आंसर देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अब बहुत बढ़िया देखिए आंसर बन रहा है, लेकिन अब आपको हम समझा दें, उसको सुनिए। हवा के द्वारा सतह पर जो दाब होते हैं, हवा के द्वारा सतह पर जो दाब होते हैं, इसको हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और भारी गैसें सभी नीचे होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब नीचे होता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब घटना शुरू हो जाता है, और सिर्फ समुद्र तल से 6 किलोमीटर की ही ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब समुद्र तल के वायुमंडलीय दाब का हाफ हो जाता है। इसीलिए आपको दिमाग में सेट रखना है कि सिर्फ 6 किलोमीटर पर वायुमंडलीय दाब समुद्र तल के वायुमंडलीय दाब का हाफ हो जाता है। और इसीलिए इसमें सही आंसर जिन लोगों ने ए दिया था उनका सही है। अगले प्रश्न से आप सभी लोग, ये पहला है, अब अगला प्रश्न से दूसरा देकर के आप आंसर लिखेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले कौन सही करते हैं। जो सबसे पहले सही करेंगे उनका नाम प्रत्येक क्वेश्चन में लेंगे। और अभी हम लोग डिस्कशन के साथ 30 क्वेश्चन चलने जा रहे हैं, लंबा सफर है, फटाफट हम लोग चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको अभी दिया गया है, उम्मीद है कि दूसरा क्वेश्चन कई बच्चे सही करेंगे। और अभी हम एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। क्षोभ मंडल के तापमान में गिरावट को किस रूप में जाना जाता है? आप दूसरा लिख करके आंसर देंगे। क्षोभ मंडल के तापमान में गिरावट को किस रूप में जाना जाता है? रुद्धोष्म दर, ह्रास दर, ताप दर, तापीय छाती। अब जल्दी से आंसर हम देखेंगे कौन कौन लोग दूसरा का क्या आंसर देते हैं। जो सबसे पहले सही आंसर करेंगे उनका नाम लिया जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए ध्यान दीजिए। सोनी जी बीएड 2 साल का होता है, 2 साल का बीएड आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं हमारे कॉलेज में। ऐसे 4 ईयर बीएड भी निकला है इंटर पर, लेकिन वो हमारे कॉलेज में भी अवेलेबल नहीं। तो चलिए अब हम लोग दूसरा का देखते हैं सही आंसर कौन करते हैं। दूसरा का सही आंसर जो लोग करेंगे सबसे पहले उनका नाम लिया जाएगा। देखिए दूसरा का सबसे पहला सही आंसर किए अंकिता ज्योति, बिल्कुल सही आंसर उनका है। और बाकी लोग ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा देखिए दूसरा का कई लोग सही आंसर बनाए। हम फिर से इस बात को समझेंगे। आज का क्लास पुराने जितने क्लास किए हैं उसका वार्म अप है, और उन सभी क्लासों को जोड़ दें तो आज का क्लास एकदम कुत्ता का पीलर ढलैया है, मजबूत हो जाएगा। सुनिए ठीक से, हमारी रणनीति होती है केवल टेस्ट सीरीज के फेर में नहीं रहो। जो लेसन पढ़ना है पहले उसको पढ़ लीजिए, और उसको खूब कंसेप्ट बनाने के बाद उसमें जितने हाई लेवल का क्वेश्चन है सब बना लीजिए, छोटकन ऐसे ही बन जाएगा। और उसके बाद कोई समस्या नहीं है, सब विषय इसी प्रकार का कर लो, तब सेट में बैठो, प्रैक्टिस करो, तुमको बहुत लाभ हो। न कि सेट में क्वेश्चन बना के आंसर रटे जा रहे हैं, उससे लाभ बहुत ज्यादा नहीं हो।
तो चलिए अभी हम लोग का है क्षोभ मंडल में हम लोग पढ़े थे कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ताप घटते जाता है और इस घटने की क्रिया को हम लोग ह्रास दर कहते हैं और इसीलिए सही आंसर इसमें भी है। क्षोभ मंडल में तापमान का घटना ह्रास दर कहलाता है और सही आंसर भी ह्रास दर सही आंसर। देखिए अभी पहला आंसर जिन्होंने सही किया, अब हम लोग की बारी है तीसरा क्वेश्चन का और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कितने लोग सही करते हैं। ये मैक्सिमम लोग से सही हो जाएगा। वायुमंडल के स्तर जो रेडियो तरंग परावर्तित करते हैं, तीसरा लिख करके आप आंसर देंगे। जो रेडियो तरंग परावर्तित करते हैं वो क्या है, आप जल्दी तीसरा लिख करके आंसर देंगे। देखते हैं कितने लोग क्लास इसको सही कर पाते हैं। ध्यान दीजिए किस एग्जाम का क्लास हो रहा है शुभम जी, आप इसको बना रहे हैं अगर तो समझिए आप ही वाला एग्जाम का है। एक भी नहीं सही हो रहा है तो समझिए उससे ऊपर के एग्जाम का है। सब सही कर दे रहे हैं तो समझिए उससे नीचे के एग्जाम का है। अब एग्जाम का कोई नाम लेने से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसमें जल्दी से देखिए तीसरा लिख करके आंसर दीजिए। तीसरा, और देखिए तीसरा का सबसे पहला जवाब दिया है सतेंद्र जी। वेरी गुड सतेंद्र जी, देखिए सबसे पहले सही आंसर किए। हमारी निगाह भी आप लोगों के आंसर पर होती है कि सबसे पहले सही जवाब कौन देते हैं। और तीसरा का देखिए पिछले क्लास में भी आपको समझाए थे कि रेडियो तरंग के परिवर्तन करने के लिए आयन मंडल रिस्पॉन्सिबल होता है और ये जस्ट लाइक छाता का काम करता है, इसलिए तीसरा का सही आंसर भी बिल्कुल सही जवाब। रेडियो तरंग हम लोग आयन मंडल से देखते हैं। जल्दी बता दीजिए सोच करके। टेलीविजन, टेलीविजन किस मंडल से टेलीविजन के तरंग परावर्तित होते हैं, जल्दी से सोच के बता दीजिए। क्वेश्चन है, आप इसमें चॉइस नहीं दे रहे हैं, आंसर हमको बता दीजिए। टेलीविजन के तरंग किस मंडल से परावर्तित होते हैं, आपके लिए हमने एक प्रश्न लिखा है और देखते हैं कितने लड़के सही करते हैं। और लोग भाग लीजिए, एकदम फटाफट सबका आंसर होना चाहिए। किस मंडल से टेलीविजन के तरंग परावर्तित होते हैं, हमने आपको क्वेश्चन लिखा है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। किस मंडल से टेलीविजन के तरंग परावर्तित होते हैं, देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही आंसर करते हैं। रेडियो वाला बहुत लोग सही कर देते हैं। वेरी गुड। बहत्तर सिंह जी अपना नाम लिख दीजिएगा, क्योंकि नाम लेने में बहत्तर सिंह कैसे बोलेंगे, आपको बहत्तर सिंह पता नहीं किधर किधर है। चलिए अब इसमें बहुत अच्छा, कई लोग और भी सही कर दिए। हमने पिछले क्लास में समझाया था कि रेडियो बोलेंगे तब आयन मंडल मारना, टेलीविजन बोलेंगे तो टेलीविजन के लिए बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर इसके लिए जिम्मेवार है, जहां सैटेलाइट लगा के रिफ्लेक्ट करते हैं। कई बार लड़के इसमें इतना बैठ के रट्टा मार लेता है कि आजकल सेटर एकदम स्मार्ट हो गया है, रेडियो के हटा के केवल लिख देगा टेलीविजन, अब क्वेश्चन दे देगा सब वही। तो हम लोग जैसा सेटर मिलेगा एकदम ताजा क्वेश्चन सेट करने वाला, तो उन लोग सेट करके मुस्कुराता है कि न जाने कितने को डुबाए। जो लोग एकदम रट्टा मार छापा है वो लोग डूब जाए, और जो लड़के समझदार हैं जिनको सोचने की क्षमता विकसित हो रही, हम उन्हीं लोग से खुश होते हैं। वो लोग परीक्षा में जैसे देखेगा टीवी तरंग तो मुस्कुराएगा कि वो टीवी वाला तो बाह्य मंडल होगा, रेडियो है तो आयन मंडल होगा। बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन हमने देखा है कितने लोग यहाँ सही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आ रही है, हम एक बार इसमें पढ़ रहे हैं और सभी लोग, एक क्वेश्चन नंबर आपका चौथा चल रहा है और चौथा क्वेश्चन सभी लोग सही करेंगे। चौथा लिखते हुए, विषुवत रेखा से, क्वेश्चन है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहने वाली, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहने वाली भूमंडलीय हवा का सही क्रम क्या है। विषुवत रेखा से जब ध्रुव की ओर जाते हैं तो जो हवा बहती है उसका सही क्रम क्या है। चौथा लिख करके आप आंसर देखिए, शुरू में कौन पवन है फिर कौन पवन है। देखते हैं चौथा का सबसे पहला आंसर कौन देते हैं। हमारी निगाह चौथा का सबसे पहले आंसर देने वाले पे है। देखिए कई लोग का आंसर आना शुरू हो गया, सबसे पहले कौन जाएगा और इसको आपको ध्यान रखना है। और चौथा का मोहम्मद अली जी सबसे पहले आंसर सही किए। अली जी का नाम पिछला में भी हम लिख रहे थे, पिछला को भी उन्होंने सही किया, इसका मतलब आप बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं, बहुत बढ़िया आप ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पिछला आंसर भी आपका नाम लिखा हुआ है हमारे कॉपी में, आप पिछला में भी सही किए थे। जो हम लोग देखे थे 7 बाइक पेटी वाला, वो भी आपका सही था। चलिए इसमें भी हम लोग देखिए बहुत अच्छा सही आंसर दिए, सब कोई बहुत बढ़िया सही आंसर दिए। आप सभी को याद है यहाँ पर जो हवा है इसी को ट्रेड विंड कहते, व्यापारिक पवन कहते, यहाँ पछुआ पवन कहते और ये ध्रुवीय पवन कहते। क्वेश्चन कितना घूमता है उसकी कल्पना करिए। क्वेश्चन कहा कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर पवन का नाम लिखो। हो सकता है परीक्षा हॉल में कह दे ध्रुव से विषुवत रेखा आने पर पवन का नाम लिखो, तो आप खुद सोचिए कि विषुवत रेखा से ध्रुव जा रहा है तो सबसे पहले व्यापारिक फिर पछुआ फिर ध्रुवीय, तो सबसे पहले व्यापारिक फिर पछुआ फिर ध्रुवीय, और इसीलिए चौथा नंबर का सही आंसर भी बिल्कुल सही जवाब। देखिए कई लोग बहुत अच्छा सही कर रहे हैं, अभी भी जो लोग भाग नहीं ले पा रहे हैं उन लोग एकदम, उन लोग से होगा कि एकदम जम के जो क्वेश्चन दे उसको एकदम फटाफट सही करना है और खूब बढ़िया से आपको बनाना है। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन आप लोग के साथ रख रहे हैं, एक बेहतर प्रश्न के साथ हम पांचवा नंबर उतर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोग सही करेंगे। और पांचवा का सही आंसर कौन है आप सोच के बताएंगे। इसमें सुमेलित करना है लू, खमसीन, चिनू, फोन, रॉकी, आल्प्स, राजस्थान और मिस्र। और पांचवा नंबर का सही आंसर कौन है हम इसमें देखेंगे। पांचवा नंबर सबसे पहले जो भेजेंगे हम देखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए। पांचवा नंबर सूर्य जी आपसे लास्ट में बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है, अभी सिर्फ बनाने पर ध्यान दीजिए। चलिए पांचवा नंबर का बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब हमारे पास आ गया और ये है दौलत, जो है दौलत जी, चलिए बहुत बढ़िया, दौलत घोरमारे, चलिए बिल्कुल सही जवाब आपका सबसे पहले आया है और पांचवा का बी बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए कई लड़के हमारे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए हर क्वेश्चन में लेकिन हम देख रहे हैं लगभग 200-300 के बीच बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा है, केवल दर्शक दीर्घा में रहिएगा तो बहुत कुछ नहीं सीखिएगा। इसमें सब लोग एकदम कोशिश कीजिए कि जो प्रश्न है उसका आंसर हम देते जाएं। आपको याद है पिछले क्लास में भी समझाए थे, लू भारत और पाकिस्तान के बीच ये चलने वाला मुख्य रूप से हवा है, यानी राजस्थान मरुस्थल मैदानी भाग, 1 का 3 इसी से पता चल गया, तो आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं। परीक्षा हॉल में एकदम फास्ट मूवमेंट करिएगा। आप एक भी देख रहे हैं तो देखिए उसका कौन है, अगर एक भी जान रहे हैं तो आंसर हो गया। कोई जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा हमको मालूम ही रहे,
ऐसे आप सभी को पूरा मालूम है, पिछले क्लास में भी बताया थे, फोन आल्प्स पर्वत से चलता है, चिनूक रॉकी पर्वत पे है और खमसीन मिस्र की ओर है। ये पिछले क्लास में भी समझाए थे, आंसर इसका होगी। और बहुत बढ़िया आप लोग सही किए। अगला नंबर, छठा नंबर क्वेश्चन हम देखें कितने लोग का सही हो पा रहा है। उम्मीद तो है कि बहुत लोग सही करेंगे, चूंकि आप लोग बहुत अच्छा बना पा रहे हैं। छठा नंबर है, पवन को प्रभावित नहीं करता है। पवन को प्रभावित नहीं करता है दाब प्रवणता, चुंबकत्व, घर्षण, कोरियोलिसिस फोर्स। अब जल्दी से छठा का आंसर आप दीजिए, हमें देखना है छठा कितने लोग का सही होता है। आप 6 लिख के तब आंसर दीजिएगा। चलिए जरा ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान से बनाएंगे छठा नंबर कितने लोग का सही होता है उसको देखें। चलिए बहुत अच्छी बात, देखिए छठा नंबर का अभी तक हमारे पास एक बहुत सही जवाब आ गया और यह है विभोर जी का। विभोर द्विवेदी जी हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और चलिए आप भी बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे पकड़ बहुत अच्छा बना पा रहे हैं। चलिए सबसे पहला सही जवाब विभोर जी का है। और अब छठा नंबर का हम लोग देखें। क्वेश्चन है, पवन को प्रभावित कौन नहीं करता है? नहीं करता है, नहीं शब्द पर ध्यान दीजिए। पवन को प्रभावित कौन नहीं करता है? तो घर्षण प्रभावित करता है, कोरियोलिसिस फोर्स प्रभावित करता है, दाब प्रवणता, एकांक लंबाई में जो दाब होता है उसको दाब प्रवणता कहते हैं, ये भी प्रभावित करता है। आप ही बताओ चुंबक को क्या लेना देना है पवन से? इसीलिए चुंबक पवन को प्रभावित नहीं करता। और छठा का सही आंसर सी होगा और बिल्कुल सही जवाब छठा का सी सबसे पहले जो बनाया विभोर जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कितने लोग इसको सही करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन और उम्मीद करते हैं कि इसमें 7वां लिख करके आप आंसर सही करोगे। कौन प्राथमिक हरित गृह गैस के लिए संबंधित नहीं है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? 7वां देकर के आप आंसर लिखेंगे, हम देखते जाएंगे कितने लोग का सही होते चला जा रहा है। वेरी गुड, देखिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन हम पढ़ते भी है, क्वेश्चन को ठीक से देखते जाइए। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन जिम्मेवार नहीं है? और बहुत अच्छी बात, सबसे पहला जवाब हमारे साथ है योगेश जी। योगेश जी का सबसे पहला सही जवाब आया और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अक्सर आपको सीधा उल्टा में भेंट होते रहेगा। हल्का डिस्कशन पिछले क्लास में भी समझाए थे। पृथ्वी लघु तरंग के रूप में उष्मा को ग्रहण करती है और दीर्घ तरंग के रूप में उष्मा का त्याग करती है। और पृथ्वी जब उष्मा का त्याग करते हैं तो इसके कारण कुछ गैस हैं जो उष्मा को अंतरिक्ष जाने से रोक देता है और इससे पृथ्वी गर्म होती है। इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, इसी को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। और आपको पहले भी समझाए हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे जिम्मेवार गैस हमारा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाने से पृथ्वी पर उष्मा का मान बढ़ जाए और इसी के साथ साथ जलवाष्प भी जिम्मेवार होता है इस उष्मा को रोकने के लिए। इसीलिए आप देखते होंगे बादल वाली रात में ज्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि यह उष्मा को रोकता है। और ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेवार हाइड्रोजन भी है, सॉरी मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी, लेकिन इसके लिए हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और इसीलिए 7वां का सही आंसर डी, जिन्होंने हाइड्रोजन लगाया था, बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए लगभग 200-300 के बीच लड़के पार्टिसिपेशन में भाग ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसमें आप लोग प्रयास करिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको खुद से सही करना है। अगला नंबर प्रश्न हम आपको दे रहे हैं और उम्मीद है 8वां नंबर क्वेश्चन सभी लोग से सही हो जाएगा। तो 8वां क्वेश्चन हम लोग देखें, वायुमंडल निम्नलिखित में किसके द्वारा गर्म होता है? वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? सूर्य के सीधे किरण, ज्वालामुखी गतिविधि, जैव पदार्थ का जलना, पृथ्वी से विकिरण। अब आपसे पूछ रहा है वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? 8वां लिख करके आप आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग का सही आंसर होता है। 8वां का सबसे सही आंसर कौन है? देखते हैं। सबसे पहले सही जवाब बिल्कुल आ गया मेरे पास। सबसे पहला सही जवाब बिक्की राज जी का है। बिक्की राज जी सबसे पहले सही किए। और देखिए अभी 30 क्वेश्चन का राउंड है और आप सभी लोग एकदम कस के भाग लीजिए, क्योंकि इसमें सभी बेहतर प्रश्न एक जगह किया हुआ। जहां आवश्यकता होगी थोड़ी बहुत विश्लेषण का वो करेंगे, ऐसे डिटेल क्लास में सब चीज आपको हम पढ़ा चुके हैं। ध्यान दीजिए, वायुमंडल किससे गर्म होता है? तो आपको अभी यही समझाए, प्रकाश की जो उष्मा होती है वो लघु तरंग के रूप में आता है, शॉर्ट वेव के रूप में आता है और उससे हवा गर्म नहीं होती। लेकिन जब यह पृथ्वी के सतह से टकरा करके चल देता है, पृथ्वी इसको छोड़ती है, तो ये लॉन्ग वेव हो जाता है और लॉन्ग वेव के रूप में ही ये गर्म करती है और इसी समय कई हवा ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण इसको रोकता है। तो वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो पृथ्वी के विकिरण के द्वारा गर्म होता है। सूर्य की सीधी किरण शॉर्ट वेव फॉर्म में होती है, उससे गर्म नहीं होता। और सही आंसर 8वां का डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर हम लोग प्रश्न चले गए 9वां की ओर और उम्मीद करते हैं 9वां प्रश्न हमारे मैक्सिमम बच्चे सही करेंगे। 9वां क्वेश्चन आपका है, मैच करिए। लू, साबुन, हरमटन, बोरा सजाना है। हो सकता है एक नाम नहीं भी जानते होंगे, घबराइएगा नहीं, 3 नाम भी आपको मालूम है तो आंसर कर पाएंगे। 9वां हमें देखना है सबसे पहले सही जवाब कौन देते हैं। हमें देखना है 9वां का सबसे पहले सही जवाब कौन देते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए लक्ष्य
लक्ष्मीकांत जी हैं। लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि गलत है, टीवी तरंग आयन मंडल से अपने ज्ञान को बढ़ाइए लक्ष्मीकांत जी, और नहीं आता है तो सीखने का प्रयास कीजिए। रेडियो तरंग आयन मंडल से आता है और रेडियो तरंग की आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज से कम होता है और आयन मंडल की सीमा 15 मेगाहर्ट्ज से अधिक वेव को नहीं टकरा के भेजता है, इसीलिए टीवी के लिए सैटेलाइट लगाते हैं, रेडियो के लिए कोई सैटेलाइट नहीं होता है। और ज्ञान कम है तो सीखने का प्रयास करेंगे, आपकी जानकारी भी अधूरी है और कॉन्फिडेंस लेवल भी गजब मूर्खों वाला है, तो इसीलिए आपको नहीं आता है तो समझिए, किताबों में बैठ के खोजिए। टेलीविजन के तरंग की आवृत्ति 20 मेगाहर्ट्ज से अधिक होता है और 20 मेगाहर्ट्ज से अधिक के वेव को हमारा आयन मंडल रिफ्लेक्ट नहीं करता, और इसीलिए टीवी के लिए हम लोग सैटेलाइट लगाते हैं। जानकारी भी कुछ नहीं और लिख तो रहा लग रहा कितना बड़ा विद्वान हो गए, कोई जानकारी आपको नहीं। चलिए हम लोग ध्यान दें, बेचारे वही सेट मारने वाले आप होंगे, हम समझ गए, या तो सेट मारते होंगे या बैठ के लेकर के सेट मरवाते होंगे और बैठ के रेडियो तरंग को टीवी तरंग से जोड़ दी। रेडियो तरंग हमारा आयन मंडल है, टीवी तरंग कभी भी होगा तो बाह्य मंडल मारना है, क्योंकि टीवी तरंग की आवृत्ति 20 मेगाहर्ट्ज से अधिक होती है। मॉडर्न फिजिक्स पढ़िएगा तब समझ में आएगा, खाली रट्टा मार वाले बुझा रहा है। चलिए इसमें हम लोग ध्यान दें, नौमा का हमने दिया और बिल्कुल सही जवाब अरुण सर लिखे हैं, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। नौमा का सबसे पहले सही जवाब बी पे आया। अब एक मूर्ख के कारण हम लोग देखे, कई लोग नहीं आता है तो एक्सप्रेशन में पूछिए। हमने टेलीविजन के तरंग में देखिए, मूर्ख का कहना है कि टेलीविजन का तरंग भी आयन मंडल से आता है। हमने बार बार समझाया है कि आयन मंडल ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करता है, इसमें कोई सैटेलाइट बैठाने की जरूरत नहीं होती। टीवी जब भी होगा तो जितना जी टीवी जो देखते हो उसके एक सैटेलाइट होते हैं, और सैटेलाइट हमारे जब भी होंगे तो ये 35,820 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर सेट होते हैं। ये भूस्थिर उपग्रह होते हैं। पहला भूस्थिर उपग्रह जो आर्यभट्ट पढ़े या जो भी भास्कर रोहिणी जो पढ़ोगे, एप्पल इनसेट जिसको पढ़ रहे हो, वो सब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। आयन मंडल का कौन ऊंचाई पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, सब जितना है सब बेचारे 50-80 सब काम खत्म है। लोग 640 जाते जाते काम खत्म है। 640 से ऊपर हमारा वायुमंडल है और 36,000 किलोमीटर, क्या तुमको 640 से भी नीचे नजर आ रहा है? ना जानकारी हाइट की है, ना जानकारी किसी प्रकार के वेव की है, और बेचारे का कॉन्फिडेंस लग रहा है कि कितना ऊपर हो गया मूर्ख। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसको सजाना है तो हम लोग देखें लू पाकिस्तान में ए का सही आंसर 3 करें तो ए पे सिर्फ इसी से सही आंसर हो गया, ए पे 3। फिर इसी प्रकार हरमटन, सभी को मालूम है कि हरमटन पश्चिमी अफ्रीका है तो सी का 2 पे चला जाएगा। एक मिनट, सी का 2 पे चला जाएगा। और फिर हम लोग देखें इसी प्रकार से बोरा और बाकी को हम लोग बनाएंगे तो आप देख लिए इसमें ए का 3, लेकिन इसमें सी का 1, तो बिल्कुल सही जवाब बी है। और नौमा का बी जिन्होंने बनाया बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग 10वां क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और 10वां पे हम लोग जब चलेंगे तो 10वां क्वेश्चन को पूरा ध्यान दीजिए। 10वां है क्षोभ मंडल। अभी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, यूपीएससी में जनरली इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यूपीएससी में इस लेवल का क्वेश्चन होता है तो 10वां नंबर जरा ध्यान दें और देखिए 10वां का आदित्य जी सही जवाब दिया है बिल्कुल पहले, और बहुत बढ़िया, इसको खूब लेकिन अच्छा से समझना होगा। 10वां का आदित्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा और बहुत फास्ट आपने बनाया, बहुत बढ़िया। देखिए अब इसमें 10वां नंबर को लेकिन बढ़िया से सीखिए, ध्यान दीजिए। पहला नंबर आपको ध्यान से समझना है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सघन निचला भाग होता है जिसमें तमाम मौसमी घटनाएं, संघनन, तूफान इत्यादि घटती है। एक कथन ए और कारण आर लिखा है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान घटता है, एक कारण आर है। और आपको ABCD 4 चॉइस दिया है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर दोनों सही है और नीचे के कारण ऊपर है तो ए मारेंगे। अगर दोनों सही है, दोनों अलग अलग बात है तो बी मारेंगे। अगर ऊपर सही नीचे गलत तो सी मारेंगे, ऊपर गलत नीचे सही तो डी मारेंगे। एक बार हम समझा दें आपको ऐसे प्रश्न बनाते कैसे हैं। सभी लोग का 1 मिनट हम ध्यान चाहेंगे, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ हमारे साथ समझने का प्रयास कीजिए और तब इसको थोड़ा कंसंट्रेशन आपका अच्छा होगा तो बिल्कुल सही बना पाओगे ऐसा क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली यूजीसी नेट या जनरली यूपीएससी, इन सभी परीक्षाओं में ज्यादा आता है। बीपीएससी में चूंकि अभी 5 चॉइस है इसीलिए ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। जिस दिन बीपीएससी भी घोषित कर देगा 4 चॉइस रहेगा तो ऐसा आ सकता है। बाकी कई सीजीएल वगैरह अच्छे एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन बेट हो सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। देखिए हम आपको एक बार समझा दें और सभी लोग एक बार हमारे साथ शुरू में ताल मिला लीजिएगा तो ऐसा क्वेश्चन एकदम समझ जाइएगा। 90% चांस है चॉइस यही रहने का। एक बार देख लेना होता है, 2 चीज है, पहला लाइन दूसरा लाइन, पहला लाइन दूसरा लाइन, पहला लाइन दूसरा लाइन, पहला लाइन दूसरा लाइन, ये पहला लाइन दूसरा लाइन। अगर ऊपर ही गलती है तो नीचे मत पढ़िए, डी मार दीजिए। ऊपर गलती है तो नीचे गलती नहीं होगा क्योंकि दोनों गलती का चॉइस नहीं है, डी मार दीजिए। अगर ऊपर ठीक है और नीचे गलती है तो सी मार दीजिए। अगर दोनों ठीक है, दोनों ठीक है तो सोचना है क्या दोनों रिलेटेड बात है। अगर दोनों रिलेटेड है तो ए मार दीजिए, बिना रिलेशन का है तो बी मार दीजिए। हम 2 बार बोलेंगे, देखिए सबको कितना बढ़िया याद हो जाएगा। सुनिए बढ़िया से, ऊपर गलती डी मारो, नीचे गलती सी मारो। ऊपर गलती डी मारो, नीचे गलती सी मारो और दोनों सही, दोनों सही तो ठीक से सोचो। रिलेटेड बात है ए मारो, बिना रिलेशन बी मारो। छोटी सी बात फिर से हमारे साथ ध्यान दीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। ऊपर गलती डी मारो, नीचे गलती सी मारो, दोनों सही तो ठीक से सोचो। रिलेटेड बात तो ए मारो, बिना रिलेशन बी मारो। तो ये चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना था। फिर से लास्ट बार, दोनों को पढ़ना है। ऊपर गलती डी मारो, नीचे गलती सी मारो और दोनों सही तो ठीक से सोचो। रिलेटेड है तो ए मारो, बिना रिलेशन बी मारो। अब इसी में क्वेश्चन दे रहा है, उसको सुनिए। क्षोभ मंडल में ही तूफान आंधी आता है तो इस सही बात। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है कि भी सही है।
क्या तापमान घटने से इसीलिए आंधी तूफान आता है? तो नहीं, दोनों सही है, रिलेटेड नहीं है, इसीलिए सही आंसर बी मारे और आंसर बी बहुत अच्छा। सभी लोग बहुत बढ़िया सही किए और हम लोग पहुंच गए 10 क्वेश्चन पे। यहां तक की बात आपको एकदम बढ़िया लगा तो अभी अब और बेहतर 10 प्रश्न के लिए आगे बढ़ रहा है, फिर एक स्टेप और बढ़ेंगे। आज 30 प्रश्नों का सफर हम लोग को तय करना है। यहां तक की बात आपको खूब बढ़िया समझ में आया तो एक अंगूठा देते हुए हमारे साथ जुड़ जाइए। जिन्होंने लाइक बटन नहीं दबाया एक बार लाइक बटन दबा लीजिए, इससे हम दोनों के बीच एनर्जी लेवल का संप्रेषण बहुत बढ़िया हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दें। अब इसमें तुक्का लगाने से भी अगर सही हो रहा है रोहित जी तो घबराना नहीं है, किसी तरह से सही हो गया तो आपका जॉब होना है। अब चाहे तुक्का से मार दीजिए चाहे समझ के मार दीजिए। चलिए अब इसमें 11वां नंबर हम अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा, सब लोग जुड़ रहे हैं। देखिए सब लोग बहुत एनर्जी लेवल से समझ भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न आपको दे रहे हैं, खूब बढ़िया से इसको जरा सही कीजिए। चलिए जरा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन 11 नंबर आपके साथ है। क्षोभ मंडल में वायु में गति किसके द्वारा होता है? क्षोभ मंडल में वायु में गति किसके द्वारा होता है? सौर पवन के द्वारा, संवहन धारा के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा और वायु दाब के द्वारा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देखते हैं 11 नंबर का सबसे पहला जवाब किनका सही आता है। 11 नंबर का किनका सबसे पहला जवाब आता है? वेरी गुड, हमारे पास जवाब आ गया। अब या तो तुक्का से सही या ऐसे सही, लेकिन बिल्कुल सही हुआ है। चंदन जी का सबसे पहले सही जवाब हुआ है 11 नंबर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपके बीच आया था और बहुत बढ़िया आप लोग सही कर रहे हैं। ध्यान दें, अब ध्यान से समझेंगे, आपको बहुत अच्छा देखिए सही हो रहा है, बहुत बढ़िया। हमने क्वेश्चन दिया क्षोभ, ध्यान दीजिए, क्षोभ मंडल में यानी पृथ्वी के सबसे निचले सतह में वायु में गति, हवा में गति किसके द्वारा होता है? तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज गर्म होकर उठे और ठंडा होकर नीचे आए तो इसी को कन्वेक्शन कहते हैं, हिंदी में संवहन कहते हैं और सही आंसर संवहन धारा है और इसीलिए 11 का बी हो। कोई चीज गर्म होकर उठ रहा है, ठंडा होकर आ रहा है, ये संवहन धारा है और क्षोभ मंडल में वायु में गति संवहन धारा के कारण होता है। तो इसीलिए 11 नंबर का सही आंसर भी हो गया। नेक्स्ट अगला नंबर हम चल रहे हैं, तो जरा खूब ध्यान से 12 नंबर देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही कर पाते हैं। 12 नंबर जरा ध्यान से पढ़िए। पछुआ हवाओं में सबसे ज्यादा गति कहां पाई जाती है? आपको आंसर करना है, पछुआ हवाओं में सबसे ज्यादा गति कहां पाई जाती है और जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं 12 का सबसे पहला आंसर किनका आता है। 12 लिख के आंसर दीजिएगा, 12 लिख करके आंसर दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए अभी तक कोई आंसर नहीं आया है सही और 12 का हम लोग सही आंसर अभी तक नहीं है। चलिए ध्यान देते हैं, 12 नंबर का अभी तक सही आंसर हमारे पास नहीं आया और 12 ठीक से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ गया मेरे पास और ये है MKSTD। अब पता नहीं MKSTD से क्या है, अपना नाम भाई पूरा लिखा कीजिए। हम भी, नाम तो चोर लोग छिपाता है कि मेरा नाम ये है, पता नहीं सब जान जाएगा। हम भी अपना नाम देखिए सब एकदम ऊपर लिखे हैं। इतना सुंदर प्रभु आपका शरीर दिए, इतना सुंदर नाम रखवाए, फिर नाम को क्या छिपाना, उसका क्या शॉर्टकट करना। ये भी केमिस्ट्री वाला कर दिए, सोडियम Na, उसी तरह से मेरा नाम भी STD। चलिए जरा ध्यान दीजिए, अब हम लोग बहुत अच्छी बात है, ध्यान दें, बहुत बढ़िया। और देखिए बिल्कुल सही जवाब कई लोगों का आना शुरू हो गया, कई लोग बहुत अच्छा सही जवाब दे रहे हैं। पछुआ हवाओं में आप सभी लोग याद करिए पछुआ पवन को 40 डिग्री, ध्यान दीजिए, आप सभी को याद है कि नीचे जब चला था 35 के बाद गरजता 40, प्रचंड 50, चिकता 60, ये 35 से 60 के बीच में पछुआ पवन दक्षिणी गोलार्ध में बहुत हाई स्पीड चला था। कारण इधर स्थल नहीं थे, ऊपर स्थल के कारण कम था और आपको याद है गरजता 40, प्रचंड 50, चिकता 60 दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ पवन थे और इसीलिए उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप में गलत होगा। सबसे स्पीड महासागरों पर दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल सही जवाब होगा। महासागरों में दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ हवा सबसे तेज चलता है और इसीलिए 12 नंबर का सही आंसर भी होगा। 13 नंबर आपके बीच क्वेश्चन आ रहा है, देखना है कितने मित्र आपके सही कर पाते हैं। 13 बहुत आसान क्वेश्चन है। फेरल का नियम क्या बताता है? फेरल का नियम क्या बताता है? दाब प्रवणता की दिशा, वायु का वेग, पवनों का विक्षेप, ये सभी 13 नंबर का देखना है कौन लोग सही आंसर करते हैं। 13 नंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबसे पहले सही करिए, आपका नाम अवश्य लिया जाएगा। 13 नंबर जल्दी से सही करें, देखते हैं कौन कौन सही कर पाते हैं। 13 लिख करके दीजिए आंसर, 13 लिख करके आंसर दीजिए। वेरी गुड। मिशन 2025, लंबा प्लानिंग है भाई आपका। 2025 में अभी 2020 ही चल रहा है, इतनी लंबी योजना है तब भी इतने अच्छे बना रहे हैं आप, उसको और शॉर्ट करके मिशन 2021 कर दीजिए, आपका जल्दी ही मिशन पूरा हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। अब इसमें देखिए बहुत अच्छी बात है, 13 नंबर का कई लोग सही आंसर दिए, लेकिन जिनका पहले सही हुआ हमने नाम बताया। अब बाकी लोग एक बार हमारे साथ खूब ध्यान से समझिए जरा बढ़िया से। फेरल का नियम क्या बताता है? आपको याद है फेरल का नियम बताता है उत्तरी गोलार्ध में हवा दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं ओर मुड़ती है। मुड़ना को विक्षेपण कहते हैं, डिस्टर्बेंस कहते हैं और पवनों के विक्षेप को, वेग को नहीं, पवन के विक्षोभ को फेरल का नियम बताता है। यानी फेरल का नियम पवन के विक्षेप को बताता है और इसीलिए 13 का सही आंसर सी। बहुत अच्छा कई लोग बनाए। 14 नंबर हम देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन 14 है, इस सब का सही हो जाएगा। कोरियोलिसिस बल उत्पन्न होने का कारण क्या है? जल्दी आंसर दीजिए 14 नंबर देकर के, 14 नंबर देकर के आंसर दीजिए। कोरियोलिसिस बल उत्पन्न होने का कारण क्या है? देखना है कितने लोग सही कर पाते हैं। आप लोग बना बहुत अच्छा रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे भाग ले रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है। मैक्सिमम बच्चे आंसर लिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। 14 नंबर का देखना है सबसे पहले सही जवाब कौन देते हैं। वेरी गुड, देखिए अभी तक तो नहीं आया है, ध्यान दीजिए।
क्वेश्चन का पहले आंसर भी आ जा रहा है, राहुल जी का कहना है। तो चलिए, वो लोग लॉटरी लगाने में तेज है, भाग्य से लग जा रहा है, नहीं भी भाग्य ठीक है तो नहीं भी लगेगा। आप बनाने पर ध्यान दीजिए, आप बनाने पर ध्यान दीजिए। और फिर 14 का सही जवाब हमारे विभोर द्विवेदी जी का है, तो ध्यान दीजिए 14 नंबर फिर बिल्कुल सही जवाब विभोर द्विवेदी जी का है। इन्होंने दूसरी बार सबसे पहले सही किया, बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन है कोरियोलिसिस बल। आपको बताया था कि यह बल कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के कारण उत्पन्न होता है, और ये मेन इसका रीजन पृथ्वी का घूर्णन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूम रहा है, परिभ्रमण कहते हैं सूर्य के चारों ओर घूमना, इससे नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूम रहा है उसको घूर्णन कहते हैं, और परिभ्रमण माने चक्कर लगाना होता है। तो पृथ्वी का अक्ष पर घूमना एक कोरियोलिसिस बल का मेन कारण है, और इसी के कारण उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं मूर्ति है, जो अभी हम लोग देखे थे। बहुत अच्छा जवाब सभी लोग का। 15 नंबर हम लोग देखे कितने अच्छे आंसर दे पाते हो 15 नंबर में। 15 नंबर आपको क्वेश्चन है बहुत आसान, गरिष्ठा चालीसा के नाम से क्या जाना जाता है? 15 का जल्दी आंसर दे। गरिष्ठा चालीसा के नाम से क्या जाना जाता है? गरिष्ठा चालीसा के नाम से क्या जाना जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। गरिष्ठा चालीसा के नाम से क्या जाना जाता है? 15 नंबर का देखना है किनका किनका सही जवाब आता है। बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम बच्चे भाग ले रहे हैं, ध्यान दें, ध्यान दीजिए। राजीव जी आंसर भेजिए 15 का। आपका नाम तो स्वतः हम लेंगे ही, आप हमारे सबसे प्रिय हैं। बढ़िया से बनाइए और आंसर दीजिए 15 नंबर। 15 का सही आंसर जल्दी से दीजिए। और बिल्कुल सही जवाब आया रोहित कुशवाहा जी का, वेरी गुड। रोहित कुशवाहा जी सबसे पहले 15 का सही जवाब कर दिए। एक चीज हम नियम बदल दे रहे हैं, एबीसीडी में सही बात है, आंसर पहले आ जा रहा है। अब आपका चॉइस में जो लिखा रहेगा वो लिख के भेजिएगा। 15 के बाद आप सीधा सीधा ध्रुवीय पवन, मानसून पवन, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, इसमें चॉइस देखिएगा तभी मार पाइएगा, नहीं तो लॉटरी इसमें लगाइएगा नहीं। 16 नंबर में चॉइस लिखेंगे जो सबसे पहले, उन लोग का नाम लिया जाए। एबीसीडी छोड़ दीजिए, नहीं तो एबीसीडी में लॉटरी देख रहे हैं, कई लोग मार दे रहे हैं। अब लॉटरी बंद, हर चीज का इलाज है। आप जो भी करेंगे उसका रिंच हथौड़ी सब है, 1 नंबर रिंच से सलाई रिंच तक सब हम रखते हैं। जैसा जरूरत पैसा लगा दिए, एकदम सही, चक्का फिट होगी। तो चलिए अब हम लोग आंसर में नाम लिख के जो सबसे पहले देंगे, एबीसीडी नहीं, नाम लिख के देंगे, उनका नाम लिया जाएगा जो सबसे पहले सही करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखें, गरिष्ठा चालीसा के नाम से जाना जाता है। हम लोग अभी पढ़े थे कि 40 डिग्री साउथ में, कभी कभी ये भी आता है, इसलिए ध्यान रखना, 40 डिग्री साउथ में जो पछुआ पवन होते हैं उन्हीं को गरिष्ठा चालीसा कहते हैं। इसलिए 15 का सही आंसर पछुआ पवन। अब हमारी बारी है 16 नंबर का। आप 16 नंबर देके और एबीसीडी भी लिखिएगा और बगल में हल्का हिंट्स दे दीजिएगा कि कौन सा है। क्वेश्चन है डोल्ड्रम किस अक्षांश के मध्य माना जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है डोल्ड्रम किस अक्षांश के बीच माना जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए। डोल्ड्रम किस अक्षांश के बीच माना जाता है? इसमें 16 लिख करके, एबीसीडी भी लिख करके और बगल में दीजिए आंसर। अब लॉटरी लगाने वाला से कुछ नहीं होना है। चलिए जल्दी से 16 आपको क्वेश्चन है डोल्ड्रम किस अक्षांश के बीच माना जाता है? वेरी गुड, विभोर द्विवेदी जी फिर सही किए हैं और बिल्कुल सही जवाब इनका है, बिल्कुल सही जवाब है विभोर द्विवेदी जी का। और 16 नंबर में देखिए फिर विभोर द्विवेदी जी बिल्कुल सही किए। क्वेश्चन है डोल्ड्रम किस अक्षांश के बीच माना जाता है? आप सभी को याद होगा 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, इस बीच को डोल्ड्रम पेटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर आपको सुनना है तो पिछला वीडियो देखिए, उसमें हम लोग कारण के साथ इसको पढ़ाए हो। डोल्ड्रम का मतलब क्या होता है सब वहां समझाए हैं। यहाँ देखिए 10 डिग्री नॉर्थ से 15 डिग्री साउथ नहीं होगा, 10 डिग्री साउथ से 15 डिग्री साउथ, 10 डिग्री साउथ से 15 डिग्री साउथ, दोनों साउथ साउथ रह गया, नहीं होगा। फिर 5 डिग्री साउथ से 10 डिग्री साउथ, 5 डिग्री साउथ से 10 डिग्री साउथ, दोनों साउथ रह गया, नहीं होगा। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, इस बीच में डोल्ड्रम पेटी है, इसीलिए सही आंसर डी, बिल्कुल सही जवाब। आपको ऐसे डोल्ड्रम पेटी 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ मिलता तो ये सही होता, लेकिन ये सबसे एक्यूरेट सही है। पिछले दिन भी आपको समझाया था 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच 3-4 क्वेश्चन पूछता है। एक तो इस बीच में फेरल का नियम लागू नहीं होता है, इस बीच में कभी आंधी तूफान नहीं आता है, इस बीच में कभी चक्रवात नहीं आता है। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी में किस जगह पे कभी आंधी नहीं आते, तो आंसर यही होगा। कहां चक्रवात नहीं आते, आंसर यही होगा। कहां फेरल का नियम लागू नहीं होता, आंसर वही होगा। पृथ्वी में कहां हवा विचलित नहीं होता, आंसर यही होगा। इसलिए 3-4 चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डोल्ड्रम पेटी का पार्ट आप क्लियर कर लिए। अगला 16 नंबर क्वेश्चन की बारी है। देखना है कितने बच्चे 16 नंबर सही करते हैं। 16 क्वेश्चन में नाम लिखते के साथ दीजिएगा। वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे कम है? जल्दी आंसर दीजिए, एकदम हल्का क्वेश्चन आपको दिया गया। वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे कम है? इसमें आपको नाम भी लिखना है। 16 नंबर एबीसीडी देके और नाम भी लिखिए। सबसे पहले सही कीजिए दीपक जी, आपका भी नाम एकदम आएगा। जल्दी से 16 दे करके और जल्दी से आप इसके आंसर दीजिए और उसमें बताइए कि क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया, देखिए जिन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया बना रहे हैं, वो लोग लाइक वाले बटन दबा देंगे और तब एकदम खूब बढ़िया से सब लोग समझेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझ में जिनको नहीं आ रहा, मतलब पिछला क्लास नहीं किए होंगे, पिछला क्लास जो करेंगे उन्हीं को खूब बढ़िया समझ में आएगा। और इसमें पिछला क्लास नहीं किया तो आप पहले वीडियो देखिएगा, पीछे सब 3-4 वीडियो है और तब इसको बनाइएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए जल्दी से आप गैस का नाम भी लेंगे तब आपका इधर से नाम लिया जाएगा। बहुत अच्छा, देखिए कई लोग बना रहे हैं और इसमें क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं अभी तक बहुत कम लोग इसमें देखिए बना पा रहे हैं। वेरी गुड, राज सिंह का सबसे पहला सही जवाब है। राज सिंह का सबसे पहला सही जवाब है। वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में गैस आपको पूछेगा तो आर्गन सबसे ज्यादा है इन सभी में। निष्क्रिय गैस में आर्गन सबसे ज्यादा है, इन सभी में भी सबसे ज्यादा है। वायुमंडल में सबसे कम हाइड्रोजन है। वायुमंडल हम लोग 1000 किलोमीटर तक ही मेन मानते हैं। हाइड्रोजन हल्का गैस है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस है, ये भी बात ध्यान रखें। आपको पूछा जाएगा पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस तो हाइड्रोजन है।
आपको तीन चीज हमने बताया था। पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर सबसे ज्यादा गैस तो ऑक्सीजन है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस तो नाइट्रोजन है, और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस तो हाइड्रोजन है। लेकिन हाइड्रोजन हल्का होने से एकदम ऊपर होता है। वायुमंडल हमारा 1000 किलोमीटर तक ही मेन ज्यादातर किताबों में माना जाता है, और उस वायुमंडल में 1000 किलोमीटर तक में हाइड्रोजन सबसे कम है, इसीलिए सही आंसर हाइड्रोजन होगा। यहाँ ब्रह्मांड की बात नहीं चल रही है, केवल 1000 किलोमीटर तक के वायुमंडल की कल्पना चल रही है, और इसीलिए इस बीच में हाइड्रोजन सबसे कम होगा। तो अधिक नहीं पूछा, अधिक रहता तो आर्गन होता। अगर रहता कि वायुमंडल में इनमें सबसे ज्यादा कौन है तो आर्गन होता। तो इसीलिए आपका यहाँ सही आंसर हाइड्रोजन। 17 नंबर हम लोग जरा देखें, बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है 17 सभी लोग सही करेंगे। 17 नंबर, वायुमंडल के लंबवत परतों में पृथ्वी से बाहर की ओर सजाना है। आप पृथ्वी से बाहर की ओर जा रहे हैं, इसको सजाएं। सीक्वेंस आप केवल लिख दीजिए तो देखिए किनका किनका सही आंसर हो पा रहा है। आप सीक्वेंस से सही जवाब दीजिए, सजाना है, सही जवाब कौन सा होगा, जल्दी जल्दी सजाएं। वेरी गुड, देखिए कई लोग का सही आंसर आना शुरू हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, अब ध्यान से समझेंगे हम लोग। देखिए अब कई लोग इसको क्वेश्चन सजाना शुरू कर दिए, ध्यान दें। अनुपम राज जी पहले ले लिए, चलिए अब लिखिए जल्दी, अभी क्वेश्चन दिए हैं, जल्दी लिखिए। आपका नाम लेने में तो हमको काफी मजा आता है, कितना बढ़िया नाम है अनुपम। तो आप पहले इसका सही आंसर कीजिए, 17 का सही आंसर कौन होगा। देखिए अनु कुमारी जी लगातार दूसरी बार इन्होंने सही किया है। अनु कुमारी जी, इसका मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, दूसरी बार इनका नाम लिया जा रहा है और बिल्कुल सही जवाब इनका है। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दें, ध्यान से समझे। वेरी गुड, देखिए अनु कुमारी जी का बिल्कुल सही जवाब है। आपको सजाना है कि इसमें सबसे अच्छा सीक्वेंस नीचे से ऊपर की ओर कौन है। तो आप जान रहे हो, सबसे पहले हमारा ट्रोपोस्फीयर है तो 2 होगा, ट्रोपो के बाद स्ट्रेटोस्फीयर है तो 3 होगा, स्ट्रेटो के बाद ओजोनोस्फीयर ऐसे होता नहीं, ओजोन लेयर होता है, आयनोस्फीयर होता है। तो इसीलिए आयनोस्फीयर 4 नंबर में चला जाएगा। 2 3 आप सीक्वेंस देख लीजिए, 2 3 1 4 चला जाएगा। यहाँ मेसोस्फीयर के अंदर मेसोस्फीयर में ओजोन लेयर होता है। यहाँ लेकिन दिया है तो कोई बात नहीं, हम लोग सजा ही देंगे। 2 3 1 4 और सी इसका 17 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर 18 नंबर पे हम आ रहे हैं और 18 नंबर क्वेश्चन एकदम सही करके आपको बनाना है। देखना है कितने लोग सही करते हो। चिनुक क्या है, पढ़िए और जल्दी से आंसर। इतना लिख नहीं पाओगे, अब एबीसीडी ही मार दो आंसर। इतना लिख नहीं पाओगे, एबीसीडी में ही आंसर मार दीजिए। देखिए 18 नंबर का कितने लोग सही आंसर करते हो, एबीसीडी ही लिख दीजिए। वेरी गुड, देखिए कई लोग लगातार आंसर दे रहे हैं लेकिन थोड़ा पढ़ रहे हैं, ये और अच्छी बात है। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। 18 नंबर का आपको कह रहा है चिनुक क्या है। पिछले दिन चिनुक आपको किए थे, ध्यान दें। गणेश जी कह रहे हैं पहले लिखे थे। चलिए हमारे पास जो पहले पहुंच रहा है उनका नाम लेते जा रहा है। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दें। 18 नंबर का देखिए सही आंसर केवल लिखना है और 18 का सही आंसर आप बिल्कुल सही जवाब फिर अनु जी को ही जाता है और अनु जी आज मैन ऑफ द मैच लगता है हो जाएंगे। लगातार तीसरी बार नाम लिया गया अनु कुमारी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है। और ध्यान दीजिए, अनु कुमारी बहुत अच्छा सही आंसर कर रहा है और इसमें तीसरी बार भी इन्हीं का सही हुआ है सबसे पहले। ऐसे और भी हमारे सब लोग लगातार देख रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं। कई लोग का गलत भी ए बी देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग, लेकिन 90% लोग सही कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। चिनुक क्या है आपको याद है कि चिनुक उत्तरी अमेरिका में